मित्रों, मैं संदेश अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है पॉपुलेशन जियोग्राफी में पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन्स इन वर्ल्ड, मतलब विश्व में, या कह सकते हैं विश्व का जो विभाजन किया गया है जनसंख्या संसाधन प्रदेशों के रूप में। और ये काम किया E.A. एकरमैन, एडवर्ड ऑगस्टस एकरमैन, जो कि बहुत ही फेमस अमेरिकन जियोग्राफर थे। एकरमैन महोदय, इन्होंने विश्व को जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त करने का बहुत ही महत्वपूर्ण काम किया। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने भारत का जो P. सेन गुप्ता ने जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभाजन किया है और वहाँ पर उन्होंने टोटल बड़े लेवल पे भारत को 3 भागों में बांटा है और इसके पश्चात टोटल अगर सब डिवीज़न्स को देखें तो 19 पार्ट हैं उनके क्लासिफिकेशन में। तो मैं आपसे कहूँगा कि जो हम लोग का इंडिया वाला चैप्टर है वो भी आप जाके देख लें, क्योंकि वहाँ से आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। चलिए हम लोग अब अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जनसंख्या संसाधन प्रदेश का ये टॉपिक बहुत ही इजी है, बस आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको जनसंख्या और संसाधन में जो रिलेशन होता है इसको समझना होगा। कहीं कहीं पर आप देखते होंगे कि संसाधन की तुलना में जनसंख्या ज़्यादा होती है। जैसे इंडिया के लेवल में देखा जाए तो संसाधन की तुलना में जनसंख्या अधिक है, ओवर पॉपुलेशन वाली स्थिति है। इंडिया, पाकिस्तान, मतलब जो हमारे साउथ एशिया के देश हैं, वहीं कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर संसाधन बहुत अधिक है, उसकी तुलना में पॉपुलेशन बहुत कम है। जैसे USA, कनाडा, ये जो देश है हमारे, यहाँ एरिया इनका बड़ा है, इनके पास रिसोर्सेज भी बहुत हैं, लेकिन इनके पास क्या है, इनके पास उतनी पॉपुलेशन नहीं है। ठीक है, अब आप खुद ही सोचिए कि लगभग 32 करोड़ पॉपुलेशन है USA की, और USA कितना बड़ा है। तो ये कुछ ऐसे एरियाज़ हैं, और कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर रिसोर्सेज भी हैं लेकिन वहाँ की पॉपुलेशन भी ठीक है, लेकिन वहाँ टेक्नोलॉजी नहीं है। तो यहाँ पर हमें रिसोर्सेज में और पॉपुलेशन में एक रिलेशन देखने को मिलता है। कहीं पर रिसोर्सेज अधिक हैं तो पॉपुलेशन कम है, कहीं पर पॉपुलेशन कम है तो रिसोर्सेज अधिक हैं। कहीं कहीं पर क्या होता है कि रिसोर्सेज और पॉपुलेशन दोनों लगभग बराबर होते हैं। जैसे यूरोप के बहुत सारे देशों में रिसोर्सेज भी अच्छे खासे हैं, पॉपुलेशन भी ठीक ठाक है। तो एक वहाँ पे बिल्कुल कह सकते हैं कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन वाली स्थिति हमें देखने को मिलती है। अनुकूलतम जनसंख्या अगर थोड़ी सी भी अधिक हुई तो ओवर पॉपुलेशन वाली स्थिति वहाँ पे होने का खतरा रहता है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं ओवर पॉपुलेशन के, ऑप्टिमम पॉपुलेशन के और अंडर पॉपुलेशन के। मुझे उम्मीद है कि आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे और मैंने भी यहाँ पे आपको शॉर्ट में बता दिया है। अब इसी चीज़ को लेते हुए, इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए रिसोर्सेज और पॉपुलेशन में जो रिलेशन होता है, और तीसरी चीज़ टेक्नोलॉजी भी अपना बहुत बड़ा रोल यहाँ पे प्ले करती है। इन कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए हम अपने इस चैप्टर की यहाँ पे शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, पहला जो हम लोगों का डिवीज़न, जैसा कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि एकरमैन ने पूरे विश्व को 5 जनसंख्या संसाधन प्रदेशों में विभक्त किया। पहला, संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश, यूनाइटेड स्टेट्स टाइप रीजन। दूसरा, यूरोपियन टाइप रीजन, हिंदी में कहें तो यूरोप तुल्य प्रदेश। तीसरा, मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश, इजिप्शियन और चाइनीज़ टाइप रीजन। चौथा, ब्राज़ील तुल्य प्रदेश, ब्राज़ीलियन टाइप रीजन। और पाँचवा, आर्कटिक डिजर्ट टाइप रीजन, आर्कटिक मरुस्थल तुल्य प्रदेश। तो ये 5 प्रदेश हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक प्रदेश को लेके चलेंगे और उसके बारे में हम लोग देखेंगे कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रदेश से, संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश, यूनाइटेड स्टेट्स टाइप रीजन। बहुत ही सरल है, आपको सिर्फ ये देखना है कि यूनाइटेड स्टेट्स टाइप रीजन में जनसंख्या संसाधन संबंध की दृष्टि से सबसे अच्छी स्थिति में है। मतलब कि यहाँ संसाधन बहुत ज़्यादा हैं और उसकी तुलना में पॉपुलेशन बहुत कम है, अगर रिसोर्सेज की तुलना में हम देखें। और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश शामिल हैं, इसमें जनरली USA को शामिल किया जाता है, कनाडा को शामिल किया जाता है, ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाता है और न्यूजीलैंड को शामिल किया जाता है। कुछ बुक्स में
रशिया के कुछ पार्ट्स को भी बताया गया है, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता दे रहा हूँ कि बहुत सारी जगहों पर इसको नहीं शामिल किया गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उन्हीं चीज़ों को यहाँ पे पढ़ेंगे जिनको ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा जब आप पढ़ेंगे नेट पे तो आपको मिलेगा। तो पहले वाले संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश में हम मेनली यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों को शामिल करते हैं जहाँ की स्थितियाँ बहुत बेहतर हैं, जहाँ रिसोर्सेज की तुलना में पॉपुलेशन बहुत कम है, ठीक। और आप देख ही रहे हैं यूएसए में कितनी कम पॉपुलेशन है, कनाडा में कितनी कम पॉपुलेशन है, ऑस्ट्रेलिया इतना बड़ा उसका क्षेत्रफल है, लेकिन उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर आप वहाँ की पॉपुलेशन को देखेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि कितनी कम पॉपुलेशन है, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं अपने सेकंड वाले, इसमें आपको तुलना करनी पड़ेगी। अब देखिए जब आप सेकंड वाला पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा। यूरोपियन टाइप रीजन, सेकंड वाले में क्या है दोस्तों कि जो हम लोगों का सेकंड वाला रीजन है, सेकंड वाले में इन्होंने बताया है, एकरमैन महोदय ने, यूरोप तुल्य प्रदेश में ऐसे एरिया जो हैं तो उनकी भी स्थिति अच्छी है, वहाँ भी संसाधन की तुलना में जनसंख्या बहुत अधिक नहीं है, लेकिन अगर हम पहले वाले से तुलना करें तो थोड़ी सी इनकी स्थिति कम बेहतर है। और इसके अंतर्गत इन्होंने एशिया के जापान को बताया, पश्चिमी यूरोप के देशों को शामिल किया है, दक्षिणी यूरोप के कुछ देशों को शामिल किया, लेकिन मेन जो इनका फोकस था वो था ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड, स्वीडन, फिनलैंड, ये सारे के सारे जो हमारे देश हैं इसको इन्होंने इसमें बताया है। और ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पर रिसोर्सेज तो अधिक हैं, रिसोर्सेज यूरोप में हैं ऐसा नहीं है, लेकिन रिसोर्सेज की तुलना में पहले वाले में क्या था कि पॉपुलेशन बहुत कम थी, लेकिन यूरोपियन टाइप में रिसोर्सेज भी अधिक हैं, पॉपुलेशन भी अधिक है। आपको याद होगा, अगर आपने माइग्रेशन पढ़ा होगा तो आपको याद होगा कि यूरोप से जब यूरोप में पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ने लगी तो वहाँ पे जनसंख्या का दबाव कम करने के लिए वहाँ से माइग्रेशन शुरू हुआ टुवर्ड्स नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, अगर आपने पूरे विश्व का जो इस समय पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है इसको कभी समझा है तो आपको पता चला होगा इसको पढ़ने के दौरान कि यूरोप की जो पोजीशन है वो थर्ड पोजीशन है एशिया और अफ्रीका के बाद पॉपुलेशन में। छोटा सा कॉन्टिनेंट है इन दोनों की अपेक्षा, लेकिन उसकी पॉपुलेशन अधिक है। तो यहाँ पर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अपना कि पहले वाले में क्या था, यूएसए टाइप में रिसोर्सेज बहुत अधिक थे, पॉपुलेशन बहुत कम थी उसकी अपेक्षा। यूएसए की पॉपुलेशन है 32 करोड़, पूरे नॉर्थ अमेरिका की पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 57 करोड़ केवल है, और कितना बड़ा कॉन्टिनेंट है, ठीक है। लेकिन यूरोपियन टाइप में क्या है, इसकी पॉपुलेशन अगर आप सर्च करेंगे नेट पे इस समय तो आपको मिलेगी अराउंड 74-75 करोड़ के आसपास। और अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो रिसोर्सेज की तुलना में यहाँ की पॉपुलेशन लगभग जितने रिसोर्स हैं ऑलमोस्ट उतनी ही पॉपुलेशन है, तो इसीलिए ये थोड़ा सा कम बेहतर है पहले वाले से। टेक्नोलॉजी हालांकि यूएसए वाले एरियाज़ की भी अच्छी है, जो यूएसए टाइप रीजन में शामिल हैं, और जो हमारे यूरोपियन टाइप रीजन में शामिल हैं टेक्नोलॉजी इनकी भी अच्छी है, टेक्नोलॉजी में कोई इशू नहीं है। लेकिन दिक्कत सिर्फ यहाँ आ रही है कि पहले वाले में क्या था, यूएसए टाइप में कि रिसोर्सेज काफ़ी ज़्यादा थे, उसके कंपेयर में पॉपुलेशन बहुत कम थी। लेकिन सेकंड वाले में रिसोर्सेज तो अधिक हैं बट पॉपुलेशन भी थोड़ी अधिक है, ठीक। लेकिन हाँ, एक चीज़ ध्यान देना है, कहीं भी आपको ये नहीं लिखना है कि यूरोपियन टाइप में रिसोर्सेज से ज़्यादा पॉपुलेशन है, तब तो वो ओवर पॉपुलेशन हो जाएगा। ओवर पॉपुलेशन नहीं है यूरोप में, रिसोर्सेज जितने हैं ऑलमोस्ट उतनी ही पॉपुलेशन है, ये बात आपको ध्यान देनी है, ठीक। टेक्नोलॉजी मैंने बता ही दिया, टेक्नोलॉजी अच्छी है यहाँ की। अब हम लोग चलते हैं तीसरे वाले की ओर, इजिप्शियन और चाइनीज़ टाइप रीजन। बहुत ही सिंपल है, इसमें हम खुद इसी एरिया में रह रहे हैं हम लोग। इसके अंतर्गत एशिया के इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, ये जो हमारे स्पेशली 10 साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली इसमें कुछ एरियाज़ को छोड़ के रशिया इत्यादि के
ऑलमोस्ट पूरे एशिया को हम शामिल करते हैं, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश और दक्षिणी यूरोप के देशों को हम इसमें शामिल करते हैं। और मेन फोकस इसमें जो सबसे ज़्यादा किया जाता है वो जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, क्योंकि इन एरियाज़ में क्या है, जो मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश वाले क्षेत्र हैं, यहाँ पर क्या है, संसाधन कम है, जनसंख्या अधिक है। बिल्कुल उलट गया है मामला। पहले वाले में संसाधन अधिक थे, जनसंख्या कम थी। दूसरे वाले में संसाधन भी अधिक थे और जनसंख्या भी बहुत कम नहीं थी, जनसंख्या भी ठीक थी। तीसरे वाले में बिल्कुल चेंज हो गया, अपोजिट हो गया, संसाधन कम हो गए और जनसंख्या अधिक हो गई। तभी तो आप देख रहे हैं कि जो हमारे साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, यहाँ पर आपको ओवर पॉपुलेशन वाली स्थिति देखने को मिलेगी। मतलब कि जितने रिसोर्सेज हैं उसके कंपेयर में जो पॉपुलेशन है वो कहीं ज़्यादा है। ठीक है, पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत अधिक है एरिया के हिसाब से। अब आप इंडिया को देखिए, इंडिया का क्षेत्रफल और ऑस्ट्रेलिया को, मैं एक सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ, और फिर आप कंपेयर करिए कि वहाँ की पॉपुलेशन कितनी है और यहाँ की पॉपुलेशन, तो आपको बहुत बड़ा एक डिफरेंस देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये इस प्रकार के एरियाज़ हमारे इसके अंतर्गत शामिल हैं। और ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या परेशानियाँ होती हैं, ये सभी चीज़ें आप लोग जानते हैं। और मुझे उम्मीद है कि मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश को आप आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट बस इसका यही है कि रिसोर्सेज की कंपेयर में पॉपुलेशन बहुत अधिक है इन एरियाज़ में। आप खुद ही देखिए, जब तो हाईली पॉपुलेटेड कंट्रीज़ की बात आती है तो उसमें इंडिया का सेकंड पोजीशन आता है, चाइना फर्स्ट पोजीशन पे है, और एशिया के बहुत सारे देश टॉप 20 कंट्रीज़ में शामिल हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, बहुत सारे देश। तो ये प्रॉब्लम्स इन देशों में हैं और यहाँ पर संसाधन कम हैं, संसाधन हैं यहाँ पे, लेकिन संसाधन की तुलना में पॉपुलेशन जितनी होनी चाहिए उससे कहीं ज़्यादा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने चौथे प्रदेश की ओर, जो है हम लोगों का ब्राज़ील तुल्य प्रदेश। और ब्राज़ील तुल्य प्रदेश में कौन कौन से एरिया शामिल हैं? ब्राज़ील तुल्य प्रदेश में वो एरिया शामिल हैं जहाँ पर संसाधन तो हैं, लेकिन संसाधन की तुलना में पॉपुलेशन बहुत कम है और टेक्नोलॉजी भी नहीं है। ठीक है, अब आप यहाँ ये देखिए, फिर से आपको सबको एक साथ तुलनात्मक अध्ययन करना है। पहले वाले में क्या था, संसाधन कम थे, संसाधन अधिक थे, सॉरी यूएसए वाले की मैं बात कर रहा हूँ। संसाधन अधिक थे, पॉपुलेशन कम थी। दूसरे वाले में संसाधन अधिक थे, पॉपुलेशन भी वहाँ पे ठीक थी, अधिक थी। तीसरे वाले में बिल्कुल ही ख़राब स्थिति हो गई, संसाधन कम हो गए, पॉपुलेशन अधिक हो गई। और चौथे वाले में ब्राज़ीलियन टाइप रीजन में जो हमारे रिसोर्सेज हैं, संसाधन, वो अधिक हैं और पॉपुलेशन कम है। ये स्थिति पहली बार आपको यहाँ पे अभी तक देखने को मिली, जितना भी हमने 3 रीजन्स की स्टडी की अभी तक। फ्रेंड्स, जो भी मैं आपको मैटर बता रहा हूँ इसका मैं आपको लास्ट में मैप भी दिखाऊंगा, तो मैप की आप चिंता मत करिएगा, मैप भी आपको यहाँ पे दिखाया जाएगा। तो इसके अंतर्गत ब्राज़ीलियन टाइप वाले में साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ को, ट्रॉपिकल अफ्रीका को, लैटिन अमेरिका के देशों को शामिल किया जाता है। और टेक्नोलॉजी भी इन एरियाज़ में नहीं है, लेकिन हाँ फ्यूचर में अगर कुछ स्थितियाँ बेहतर यहाँ पे हो सकती हैं, लेकिन अभी स्थितियाँ यहाँ अच्छी नहीं हैं। ठीक, ट्रॉपिकल अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के देश और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़, यहाँ के देश इसमें शामिल हैं। अब साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में कौन कौन से देश हैं आप जानते ही हैं, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे देश हैं। लैटिन अमेरिका और ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये सभी आप निश्चित रूप से जानते होंगे। ट्रॉपिकल अफ्रीका में जो भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में अफ्रीका के देश आते हैं, उन एरियाज़ में आप जानते हैं कि अफ्रीका इत्यादि जो हमारे एरियाज़ हैं, यहाँ पर टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, रिसोर्सेज हैं। अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि रिसोर्सेज से भरा पड़ा है, लेकिन टेक्नोलॉजी उनके पास नहीं है, तो इसलिए वो उसका विदोहन नहीं कर पा रहे हैं। और
इस प्रकार से ये रहा हम लोगों का चौथा रीजन, जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत अधिक हैं, लेकिन उन रिसोर्सेज को हम निकाल पाएँ, उन रिसोर्सेज का यूज़ कर पाएँ, इतनी ना तो पॉपुलेशन है और ना ही इतनी टेक्नोलॉजी है। तो ये हम लोगों का चौथा वाला रीजन था। और अब हम लोग चलते हैं पांचवें और आखिरी रीजन की ओर, जो कि है आर्कटिक मरुस्थल तुल्य प्रदेश। इसके अंतर्गत हम लोग जो भी हमारे पूरे विश्व के शीत मरुस्थल हैं और उष्ण मरुस्थल हैं, मतलब कि जो हॉट डिज़र्ट्स हैं और कोल्ड डिज़र्ट्स हैं, उनको हम शामिल करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए बहुत सारे हमारे हॉट डिज़र्ट हैं, सहारा, थार और नामी डिज़र्ट, कालाहारी। और अगर कोल्ड डिज़र्ट की बात करें तो पैटागोनिया डिज़र्ट, बहुत सारे डिज़र्ट कोल्ड भी हैं। तो इन एरियाज़ को हम यहाँ पे शामिल करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही दुर्गम हैं और इनको बिल्कुल एक अलग वर्ग में यहाँ पे रखा गया है, क्योंकि ये ऐसे एरियाज़ हैं जो बहुत ही, मतलब वहाँ कोई जा नहीं सकता। ऐसा नहीं वहाँ रिसोर्सेज नहीं होंगे, लेकिन वो इतने दुर्गम है, हॉट डिज़र्ट हैं, कोल्ड डिज़र्ट है, मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, जहाँ पर अभी इतना पता ही नहीं लगाया गया है कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें अभी हैं, कौन कौन सी वहाँ हमें चीज़ें मिल सकती हैं। तो इसकी बिल्कुल एकरमैन महोदय ने अलग कैटेगरी बना दी, जो कि डिज़र्ट एरियाज़ हैं, जहाँ के बारे में अभी हमें कोई ख़ास जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि मानव के रहने योग्य वो स्थान है ही नहीं। तो इस प्रकार से ये हमारे टोटल 5 रीजन्स हैं दोस्तों। मैं फिर से अगर रिवाइज के तौर पे आपको बता दूं तो यूएसए टाइप रीजन, यूरोपियन टाइप रीजन, इजिप्शियन और चाइनीज़ टाइप रीजन, ब्राज़ीलियन टाइप रीजन, और इसके पश्चात आखिरी हम लोग का आर्कटिक डिज़र्ट टाइप रीजन, जिसमें उन्होंने जो भी हॉट एंड कोल्ड डिज़र्ट्स हैं उनको शामिल किया है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने एक छोटा सा ग्राफ बनाया है, एक छोटा सा टेबल बनाया है, सॉरी ग्राफ नहीं, टेबल कहेंगे इसको। इस प्रकार से अगर आप ये आंसर लिख रहे हैं रिसोर्स और पॉपुलेशन रीजन वाला, तो आप इसमें दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे, सबसे पहले रीजन लिखा गया है, फिर वहाँ की पॉपुलेशन की क्या कंडीशन है, वहाँ रिसोर्सेज की क्या कंडीशन है, और वहाँ टेक्नोलॉजी की क्या कंडीशन है, इसको दिखाया गया है। इससे आपका एक ही पेज में जब आप इसको बना लेंगे तो आपको पूरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही इस टेबल से आप उसकी पूरी कह सकते हैं उसका तुलनात्मक अध्ययन आप कर लेंगे। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल आपको बताऊं, इसमें से पहला हमारा है रीजन यूएसए टाइप रीजन, मान लीजिए हम पहले को लेते हैं। अब यहाँ पे पॉपुलेशन आप दिखाएंगे लो, पॉपुलेशन लो है, रिसोर्सेज रिच हैं, रिसोर्सेज से भरा हुआ है ये, और टेक्नोलॉजी वेरी हाई है। दूसरा यूरोपियन वाले में पॉपुलेशन हाई है, रिसोर्सेज यहाँ भी रिच हैं और टेक्नोलॉजी वेरी हाई है। इसके पश्चात ब्राज़ीलियन वाले को अगर हम देखें तो पॉपुलेशन लो है, रिसोर्सेज रिच हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी लो है वहाँ की। अगर हम अब चाइनीज़ वाला जो हमारा एरिया उसको देखें तो पॉपुलेशन हाई है, लेकिन रिसोर्सेज जो हैं वो पुअर है वहाँ के। अगर पॉपुलेशन के कंपेयर में देखें तो पॉपुलेशन रिसोर्सेज से अधिक है, और टेक्नोलॉजी मीडियम है, लो नहीं कह सकते, मीडियम है। और लास्ट आर्कटिक वाले एरिया में अगर हम देखें तो आर्कटिक वाले में हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन तो लो है, रिसोर्सेज के बारे में हमें ज़्यादा कुछ आइडिया है नहीं, तो उसको हम ब्लैंक कर देते हैं बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी वो भी खाली है, क्योंकि जब वहाँ लोग ही नहीं रहते हैं तो हम वहाँ पे टेक्नोलॉजी की बात कर ही नहीं सकते। जब लोग रहना शुरू करेंगे तब तो हम बात करेंगे कि वहाँ की टेक्नोलॉजी इस तरह की है, वहाँ लोग निवास ही नहीं करते हैं। तो जो हमारा लास्ट वाला कॉलम होगा वो ऑलमोस्ट खाली ही रहेगा, वहाँ सिर्फ पॉपुलेशन लो नहीं लिखना है। पॉपुलेशन आपको वहाँ मतलब देखा जाए तो लो लिख सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कुछ डिज़र्ट में ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाली है, कुछ लोग तो रहते ही हैं, तो लो ठीक है। लो क्या, वेरी लो वहाँ आप कर सकते हैं, लो से अच्छा रहेगा वेरी लो। पॉपुलेशन वेरी लो, रिसोर्सेस के बारे में कोई खास जानकारी नहीं है। और इस प्रकार से इस आंसर में
अगर आप ये छोटा सा एक टेबल बना देते हैं, मुश्किल से 5 मिनट आपको लगेगा ये टेबल बनाने में, लेकिन ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टेबल है और ये आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेगी। अब चलिए हम लोग जिस भी चीज़ को पढ़ें उसको हम लोग मैप पे देखते हैं। मित्रों, मैप को दिखाने से पहले मैं एक छोटी सी चीज़ यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि मैप को जब आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा कि जो हमारी अमेजन बेसिन है साउथ अमेरिका में, उसको भी मैंने आर्कटिक डिज़र्ट टाइप रीजन में शामिल किया हुआ है। तो जहाँ से मैंने इसकी स्टडी की है, मैंने जिन भी बुक्स के माध्यम से इसको पढ़ा है, जहाँ से भी जिस भी सोर्स के माध्यम से मैंने इसकी स्टडी की है इस टॉपिक की, बहुत सारे स्थानों पे इसको शामिल किया गया था। यद्यपि ये एक डिज़र्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी कोई भी एक तरीके से देखा जाए तो मानव का निवास नहीं पाया जाता है। जो हमारा अमेजन बेसिन है, बिल्कुल वो निर्जन क्षेत्र और बहुत ही दुर्गम है। तो अगर हम देखें तो इसी रीजन में वो फिट बैठता है और किसी रीजन में उसको नहीं रख सकते हैं अमेजन बेसिन को। तो इसीलिए आर्कटिक डिज़र्ट टाइप रीजन में अमेजन बेसिन को भी शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, अब आइए आप लोग जो भी अभी तक हम लोगों ने स्टडी की है उसको एक मैप पे देख लीजिए। इससे जो भी आप एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे उसमें इस मैप को आपको ज़रूर ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह के आंसर्स में मैप बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने छोटा सा इसका एक मैप बनाया है, ज़्यादा आप शेप पे मत जाइएगा क्योंकि सिर्फ आपको समझाने के लिए ये मैप मैंने बनाया है। बहुत अच्छा तो नहीं बन पाया, बट फिर भी इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा अच्छे से। और यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये मैप मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। जब भी आप इस तरह का आंसर लिख रहे हैं तो यहाँ पर तो मैंने सिर्फ ऐसे कर दिया है, आपको ऐसे नहीं लिखना। जैसे यहाँ पर आपको इंडेक्स बनाना है, ठीक है। ये एक बार आप सारे के सारे प्रदेश लिख देंगे, बगल में आप बॉक्स बना देंगे। जैसे मैंने क्या किया है, मैंने तो ऐसे ही बना दिया था, मैंने इस पूरे को कलर कर दिया है। संयुक्त राज्य, जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए पहले वाले को मैंने ऑरेंज कलर से कर दिया है, तो आपको ऐसे नहीं करना है। ये मेथड उतना सही नहीं है, ये मैंने आपको ऐसे ही बताने के लिए यहाँ बना दिया। लेकिन आपको एग्जाम में अगर बनाना है, कॉपी में आप नॉर्मल ऐसे बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको एग्जाम के लिए ये टिप्स दे रहा हूँ कि एग्जाम में आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश, बगल में छोटा सा बॉक्स बनाएंगे और उस बॉक्स में केवल आप कलर करेंगे। बॉक्स के बाहर कलर नहीं आना चाहिए, क्योंकि इंडेक्स बनाने का यही तरीका होता है। फिर आप लिखेंगे यूरोप तुल्य प्रदेश, बगल में छोटा सा बॉक्स बना के आप उसमें कलर कर देंगे। इस तरीके से आपको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले वाले में जैसा कि मैंने आपको बताया था, संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश में यूएसए और आपका ऑस्ट्रेलिया का ये वाला एरिया, पूरा ऑस्ट्रेलिया नहीं इसमें शामिल होता है, ऑस्ट्रेलिया का स्पेशली जो ईस्ट वाला पार्ट है वो, और न्यूजीलैंड वाला एरिया, ये सारे के सारे एरिया शामिल हैं। मैंने आपको एक चीज वहां पे और बताई थी कि जनरली कुछ बुक्स में रशिया का जो पार्ट है इधर का, इसको और अर्जेंटीना और उरुग्वे को भी पहले वाले कैटेगरी में रखा गया है, लेकिन सभी बुक्स पे नहीं रखा गया है। तो आप लिख सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं। कुछ बुक्स में जब मैंने इसको पढ़ा तो उसमें लिखा था कि अर्जेंटीना, उरुग्वे और रशिया के कुछ क्षेत्र भी यूएसए टाइप रीजन में शामिल हैं। तो इसलिए इस मैप में आपको वही स्थिति देखने को मिल रही है। तो आप चाहें तो इसको ना भी दिखाएं, चाहें तो आप सिर्फ यूएसए और न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा इत्यादि को दिखा दें, ठीक है। और इसमें कनाडा का पूरा हिस्सा नहीं शामिल होगा। कनाडा में जो बिल्कुल ऊपर वाला पार्ट है, जैसे कनाडा का जो ऊपरी हिस्सा है जहां पर हमेशा बर्फ ही बर्फ जमी रहती है, वो चला जाएगा आर्कटिक मरुस्थल वाले में, ठीक। अब देखिए सेकंड वाले में, सेकंड में अब आपको यहाँ देखना है जो हमारे वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं उनको मैंने दिखाया है। मिस्र वाले में मिस्र तुल्य, चीन तुल्य प्रदेश में लैटिन अमेरिकन कंट्रीज हैं और एशियन कंट्रीज हैं, यहाँ पे साउथ यूरोपियन कंट्रीज कुछ यहाँ पे शामिल हैं। ब्राज़ील टाइप में मैंने आपको बताया था, ब्राज़ील टाइप में ट्रॉपिकल अफ्रीकन कंट्रीज शामिल हैं और
साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज शामिल हैं और लैटिन अमेरिकन कंट्रीज यहाँ पे शामिल हैं। आर्कटिक मरुस्थली तुल्य जो डिजर्ट वाला है उसमें जो भी हम लोगों के डिजर्ट हैं, जैसे ये पूरा का पूरा हम लोग का अंटार्कटिका शामिल है, इधर हम लोग का ग्रीनलैंड, इधर जो बिल्कुल साइबेरिया का ठंडा क्षेत्र है, और यहाँ पे गोबी का डिजर्ट है, यहाँ पर बिल्कुल डिजर्ट इलाका, मतलब विश्व में जहाँ जहाँ डिजर्ट पाए जाते हैं आपको डिजर्ट याद होंगे। यहाँ पर आपका सहारा डिजर्ट है, ये इधर हालांकि यहाँ डिजर्ट तो नहीं है लेकिन यहाँ पर अमेजन बेसिन है जो कि वहाँ भी कोई नहीं जाता, वहाँ भी कोई भी निवास नहीं करता है, तो उसको भी जहाँ से मैं ये मैप बना रहा था तो उसमें उसको भी यहाँ पे ऐड किया गया है। और यहाँ पर सहारा आप जान ही रहे हैं, यहाँ पर वेस्ट एशिया के डिजर्ट एरियाज हैं, यहाँ आपका पूरा जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया का डिजर्ट एरिया है। तो इस तरीके से आप इस मैप को बनाएंगे। ये मैप थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इस मैप में बहुत छोटी छोटी चीज़ों को शामिल किया गया है, तो बार बार इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस मैप की, लेकिन ये बहुत ही सही मैप है। अब एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब वहाँ तो आपने पढ़ा था कि यूएसए टाइप रीजन में हम लोग जनरलाइज वे में पढ़ रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया को शामिल किया जाता है, लेकिन पूरे ऑस्ट्रेलिया में ऐसी स्थितियां नहीं हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है वहीं पर ऐसी स्थितियां हैं। ऑस्ट्रेलिया का जो पश्चिमी भाग है, जब हम लोग ऑस्ट्रेलिया पढ़ेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी में तो आपको इसका नॉलेज होगा कि या आपने अगर पढ़ा होगा वर्ल्ड जियोग्राफी में तो आप जानते भी होंगे कि वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल डिजर्ट है, बहुत वहाँ पर आपको कुछ ही इंपॉर्टेंट शहर मिलेंगे, बाकी वो टोटली डिजर्ट एरिया है। और इस तरीके से यहाँ पर भी पैटागोनिया का डिजर्ट है, इधर आपका अटाकामा का डिजर्ट है, तो ये आपके डिजर्ट एरियाज हैं। इसलिए इस मैप को बनाते समय थोड़ी सावधानी आपको देनी है, और जिस तरीके से यहाँ पर मैंने मैप को दिखाया है उस तरीके से आपको इसमें बनाना है। अब ये नहीं करना है कि मान लीजिए पहले वाले में कनाडा, यूएसए टाइप रीजन में कनाडा को रखा गया है, तो पूरा का पूरा कनाडा में थोड़े आप ये स्थितियाँ देखेंगे कि जनसंख्या कम है, संसाधन बहुत अधिक हैं, लेकिन ये स्थितियाँ तो पूरे कनाडा में है। लेकिन कनाडा का जो बिल्कुल ऊपरी पार्ट है जहाँ हमेशा बर्फ जमी रहती है, जहाँ लोग रहते ही नहीं है, जहाँ सिर्फ रहते हैं तो कौन, एस्किमोज रहते हैं, जनजातीय क्षेत्र है, ये जो बिल्कुल हमारा ये हडसन की खाड़ी के ऊपर वाला इलाका अलास्का से लगा हुआ, इन एरियाज को हमको 5th वाली कैटेगरी में शामिल करना पड़ेगा। तो आपको ये गलती नहीं करनी है कि अगर कनाडा को रख दिया गया पहले वाले में तो आप पूरे के पूरे कनाडा को ही एक ही उससे दिखा दें कि पूरा का पूरा कनाडा हमारा संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश में है, ऐसा नहीं है। इसमें ध्यान से आपको देखना है कि वो एरिया, जैसे यूएसए में ही देखें तो यूएसए में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यूएसए का जो ये एरिया है, यहाँ सोनोरन डिजर्ट है, मोजेव डिजर्ट है, पॉपुलेशन नहीं यहाँ पाई जाती है, ये बहुत ही एक हॉट डिजर्ट्स हैं यूएसए के। तो यूएसए में यहाँ पे आपको हॉट डिजर्ट वाला एरिया दिखाना पड़ेगा। पूरे के पूरे यूएसए को आप नहीं दिखा देंगे कि पूरा का पूरा यूएसए ही संयुक्त राज्य उत्तर प्रदेश में है। जब हम लोग उसकी स्टडी वहाँ कर रहे थे तो वहाँ पर आप एक सामान्यकरण, एक जनरलाइज वे में पढ़ रहे थे, लेकिन मैप में थोड़ा सा मैप डिफिकल्ट है ये, लेकिन जो चीज़ इस मैप में दिखाई गई है, ऐसा अगर आपने मैप बना दिया तो फिर उसको कोई काट नहीं सकता, क्योंकि ये बहुत डिटेल, बहुत डीप ये मैप बना है। नॉर्मल अगर कोई सिर्फ जो स्टडी हम लोगों ने की है उसको पढ़ के अगर कोई मैप बनाएगा तो वो पूरे के पूरे ऑस्ट्रेलिया को दिखा देगा ऑरेंज कलर से, वो पूरे के पूरे इस एरिया को दिखा देगा ऑरेंज कलर से। वो भी ठीक है, एक हद तक वो ठीक है, मान लीजिए नॉर्मल कोई टीचर है वो उसको सही कर सकता है, लेकिन अगर कोई ध्यान से सोचेगा तो वो इस सोच में पड़ जाएगा कि क्या पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया इस तरह का है, तो डिजर्ट एरिया आप कहाँ दिखाएंगे। अगर मान लीजिए आपने पढ़ लिया कि हमारा एशिया मिस्र या चीन तुल्य प्रदेश में है, और आपने पूरे एशिया को दिखा दिया किस कलर से, इस वाले से, मान लीजिए ग्रीन कलर से आपने दिखा दिया, फिर क्या होगा। अब आप जो गोबी का डिजर्ट है, जो साइबेरिया की जो ठंडे एरियाज हैं जहाँ पर
आर्कटिक मरुस्थल तुल्य वाले प्रदेश में जिनको हम शामिल कर रहे हैं, उन एरियाज को आप कहाँ दिखाएंगे। तो इसलिए ये मैप आप जो भी बुक पढ़ रहे हो सकता है उसमें इतना डिटेल में मैप ना दिया हो, उसमें सीधे सीधे बना दिया हो, लेकिन ये मैप उन सभी मैप्स से बेहतर है और ये मैप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए उस नॉर्मल मैप को भी अपने दिमाग में रखे रहिए, लेकिन एग्ज़ाम के लिए इस तरह के मैप की प्रैक्टिस आप कई बार कर लीजिए, क्योंकि ये मैप आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा जब आप एग्ज़ाम में इसको बनाएंगे। और थोड़ा टाइम लगेगा इसको बनाने में, लेकिन अगर अच्छी प्रैक्टिस आपकी है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और एक चीज़ यहाँ मैं आपको और बता दूँ जिससे आपका थोड़ा सा समस्या का समाधान हो जाएगा। मैप्स में एक तरीका ये भी होता है, कई बार तो हम कलर करते हैं, कलर करने के अलावा एक नंबरिंग वाला प्रोसेस भी होता है। होता क्या है, मान लीजिए आपने जल्दी से वर्ल्ड का मैप बना दिया, और वर्ल्ड का मैप बनाने के बाद आपने डिवीज़न भी कर दिया, यहाँ ये है, यहाँ ये। अब आपको समय लगेगा कलर करने में। कलर करने से बेहतर है कि आप नंबरिंग कर दीजिए। मान लीजिए संयुक्त राज्य तुल्य प्रदेश को आपने पहला नंबर दिया है, तो जहाँ जहाँ आप इन रीजन्स को दिखा रहे हैं वहाँ सिर्फ नंबर लिख दीजिए, कलर की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्ल्ड जियोग्राफी में जब आप वर्ल्ड जियोग्राफी की कोई बुक पढ़ेंगे तो वहाँ पर इंडेक्स में इस प्रकार से भी चीज़ों को दिखाया जाता है। एक तो शेडिंग के माध्यम से दिखाया जाता है, अगर कलरफुल बुक है या कलर का यूज़ हम कर सकते हैं तो कलर के माध्यम से दिखाया जाता है, और कभी कभी अंकों के माध्यम से भी दिखाया जाता है। तो इस प्रकार से केवल नंबर लिख के भी आप लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, फिलहाल एकरमैन के पॉपुलेशन रिसोर्स रीजन का ये अध्याय हम लोगों का यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम लोग पॉपुलेशन जियोग्राफी के किसी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। और अगर इस टॉपिक में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। फिलहाल इस अध्याय में इतना ही, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।